हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू स्टार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर फर्स्ट। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ये इमेज देखने को मिलेगी और बहुत से बच्चे इस इमेज को स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें इस इमेज को छोड़ना नहीं है बिकॉज इसमें से कहते हैं जैसे कि ये इमेज कब बनी थी, ये पेंटिंग 1848 में बनी थी, किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सूरो ने बनाई थी। इस पेंटिंग का नाम क्या था? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। फ्रेडरिक सूरो कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो ये सब क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पेंटिंग में हमको सबसे पहले यहाँ पे क्राइस्ट दिखाई दे रहे हैं, फिर कुछ एंजल्स दिखाई दे रही है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाई दे रहा है और देखिए कितनी बड़ी ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है, इतनी बड़ी ट्रेन बनी हुई है पूरी की पूरी। तो यहाँ पे अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं और मार्चिंग कर रहे हैं। खूब सारे देश यहाँ पे शामिल है, जैसे कि फ्रांस के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, यूएस के, इटली के, हर देश के लोग अपने अपने झंडे लेकर के हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इन 1848 फ्रेडरिक सूरो ने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और उनकी पेंटिंग उनकी उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाई थी, जिसमें से एक प्रिंट ये वाली पेंटिंग है। तो इस पेंटिंग का नाम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इस पेंटिंग में यूरोप और अमेरिका के लोग, मेन एंड विमेन, हर क्लास के, हर एज के और हर सोशल क्लास चाहे फिर यह अमीर हो या फिर वो गरीब हो, दोनों क्लासेस के लोग इसमें शामिल है। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, हमने अभी देखा था कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। तो मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये देखिए ये यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, तो इनको क्या कर रहे हैं? ऑफरिंग कर रहे हैं होमेज। होमेज का मतलब होता है किसी को प्रणाम करना, आदर देना, सल्यूट करना। तो यहाँ के जो हमें ट्रेन में ये जो लोग दिख रहे हैं मार्च कर रहे हैं किसकी तरफ? इस स्टैच्यू की तरफ। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the Charter of Rights of Man in the other. आर्टिस्ट जो है वो किस टाइम के हैं? फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, तो जब फ्रेंच रिवोल्यूशन में लिबर्टी को पर्सोनिफाई किया था एज अ फीमेल फिगर। तो देखिए लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब आपके ऊपर कोई फालतू के बंधन नहीं लगाए जाएंगे। जैसे कि हमारा देश है, हमारे देश में क्या है? हर किसी को बराबर के हक दिए जाते हैं, हर बराबर का अधिकार दिया जाता है, किसी को भी किसी की तरह रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाते हैं कि आप इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, जिसका जो मन है वो कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फीमेल फिगर है जिसने टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट लिया हुआ है और चार्टर ऑफ राइट्स लिया हुआ है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो एक हाथ में उन्होंने क्या पकड़ रखा है? टॉर्च पकड़ रखी है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारे देश का संविधान है, वो हमें बताता है कि हमारे राइट्स, हमारे अधिकार क्या क्या है। तो उन्हीं अधिकारों का पूरा पत्था जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है उनके दूसरे हाथ में है। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of the absolutist institution. तो देखिए क्या हाथ में ऊपर लिबर्टी जो आज़ादी है उसको दर्शा रहा है, एक इनलाइटमेंट कि लोगों के अंदर बुद्धि आ गई है, वो जागरूक हो गए हैं। एक हाथ में क्या है? लोगों के राइट्स है और ज़मीन पर पड़ा हुआ है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के सिंबल्स। अब एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर हमें बता रखा है लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रिएंट्स और द पावर एक्सरसाइज्ड इन हिस्ट्री। द टर्म रिफर्स टू अ form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. तो कोई गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, मतलब जैसे राजा की जो इच्छा है चाहे वो करे और सिटीजन्स कुछ भी ना बोल पाए, ऐसे सिस्टम को एब्सोल्यूटिस्ट कहा जाता है।
एग्जाम्पल के लिए मोनार्कियल गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड या रिप्रेसिव गवर्नमेंट। In Thoreau's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. देखिए तो जो सूरो का यूटोपियन विजन है उसमें क्या बताया गया है कि अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो इसमें आ रहे हैं और अपने अलग अलग देशों के झंडे लिए हुए और उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम उन्होंने पहन रखी है। तो यूटोपियन का मतलब क्या होता है? टू डेपिक्ट समथिंग आइडियलिस्टिक। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यानी कि एक ऐसी विजन, ऐसी सोच, ऐसी अच्छी सोच जिसमें ऐसा सच में नहीं होता लेकिन वो माना गया है कि ऐसा हुआ है। हमें लगता है कि वो सच है लेकिन वो एक्चुअली नहीं होता है। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास में सबसे पहले कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद में फ्रांस, उसके बाद में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। From the heavens above, Christ's saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. तो देखिए ऊपर यहाँ पे जो क्राइस्ट है और ये जो एंजल्स है वो क्या कर रहे हैं? इस दृश्य को देख रहे हैं जो कि किसको दर्शाता है? फ्रेटर्निटी को दर्शाता है, यानी कि लोगों के यूनिटी को दर्शाता है कि अलग अलग जो देशों के लोग हैं वो इस दुनिया में मतलब यहाँ पर आए हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज ऑफर कर रहे हैं। This chapter will deal with many of the issues visualized by Thoreau in the figure. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and the mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation-state in place of the multinational dynastic empires of Europe. The concept and practices of modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from the immemorial, it was forged through struggles through the actions of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse processes through which the nation states and the nationalism came into being in 19th century Europe. तो जो सूरे हुए हैं वो 19th सेंचुरी के टाइम पर जब नेशनलिज्म बढ़ रहा था यूरोप में और बाकी सारे नेशंस में, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं और लोग राजा महाराजा के दौर को छोड़कर नेशन स्टेट को अपना रहे हैं। मॉडर्न स्टेट को भी अपनाया गया था लेकिन नेशन स्टेट को उससे ज़्यादा अपनाया गया था। ये नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट क्या होता है? तो मॉडर्न स्टेट में क्या होता है, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास में पावर होती है, कुछ ही लोग अपनी मनमानी कर सकते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन नेशन स्टेट में क्या होता है, सिर्फ सिटीजन्स और मतलब सिर्फ रूलर्स ही नहीं, सिटीजन्स भी अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं और वो दोनों साथ में मिलके अपनी हिस्ट्री को भी शेयर करते हैं और अपनी कॉमन आइडेंटिटी को भी आइडेंटिटी की जो फीलिंग है उसको भी डेवलप करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अर्नस्ट रेनॉन की। अर्नस्ट रेनॉन ने जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने एक लेक्चर दिया था जिसे बाद में ऐसे में पब्लिश कर दिया गया। उन्होंने बोला क्विस्ट के क्यून नेशन, जिसका मतलब होता है व्हाट इज़ अ नेशन। तो उन्होंने उसकी डेफिनेशन क्या दी नेशन स्टेट की? अ नेशन इज़ द क्युलमिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ endeavors, sacrifice and devotion. A nation is therefore a large-scale solidarity. Its existence is daily plebiscite. तो अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट रेनन, एक नेशन या एक देश बहुत सारी सेक्रीफाइसेस, कोशिशों और डिवोशन मीन्स भक्ति और एक लंबे पास्ट का रिजल्ट है या अंजाम है। एक नेशन बहुत बड़े स्केल से जुटता है जिसका एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व
एक प्लेबेसाइट से कंपेयर किया गया है। नाउ व्हाट इज़ प्लेबेसाइट? तो देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों सिटीजन से खुद पूछा जाता है कि भाई ये प्रपोजल, ये रूल हमने बनाया है, अब तुम लोग इससे खुश हो या ना खुश हो, तुम्हें ये प्रपोजल पसंद आया है या नहीं पसंद आया है, उसको हम प्लेबेसाइट बोलते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछा गया था, दैट इज़ टू विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सूरो बिलोंग। सूरोज नहीं, यहाँ पे सूरो होगा। तो फ्रेडरिक सूरो जो थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? ऑल ऑफ अस नो, फ्रांस से बिलोंग करते थे। सेकेंड क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा गया था, नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ न्यू वर्ल्ड। जैसा कि मैंने बताया था आपको, उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाई थी, जिसमें से पहली जो पेंटिंग थी वो हमारी बुक में आई हुई है। तो वो फ्रेंच आर्टिस्ट कौन था जिसने ये पेंटिंग्स बनाई थी? यस, आवर आंसर इज राइट, फ्रेडरिक सूरो। फ्रेडरिक सूरो थे वो। नेम द पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सूरो इन 1848। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था कि फ्रेडरिक सूरो ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी। तो उसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन 2 नेशंस। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये पेंटिंग कब बनाई गई थी, व्हेन वाज दिस पेंटिंग प्रिपेयर्ड? तो आप लिखोगे इन 1848। ना ये तो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द थीम ऑफ फ्रेडरिक सूरोज पेंटिंग। तो फ्रेडरिक सूरो ने जो पेंटिंग बनाई थी उसके बारे में हमें बताना है। पेंटिंग शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था हमने कि जो यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं, सारे मैन हो चाहे विमेन हो, कोई भी एज के हो, कोई भी सोशल क्लास के हो, अमीर गरीब कोई भी, वो एक लॉन्ग ट्रेन में आ रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रणाम कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या देखा था? अ फीमेल फिगर वॉज शोन विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एट द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। एक फीमेल फिगर जो है वो बताया गया है जिसके एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, हमारे अधिकारों का पत्था। ऑन द earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of the absolutist institutions। यानी इमेज के नीचे ज़मीन पे हमने क्या देखे थे? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के कुछ सिंबल्स टूटे हुए बिखरे हुए पड़े थे। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट यानी जिसमें मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। In Suro's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes। सूरो का जो यूटोपियन विजन था, यानी जो उसने सोचा था उसके बारे में, जो कि रियल में नहीं था, अनलाइकली था, उसमें क्या देखा था हमने कि अलग अलग देशों के लोग जो है अलग अलग अपने अपने देशों के झंडे लाकर और अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स में आए हुए हैं उस पेंटिंग के अंदर, मतलब उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को प्रणाम करने के लिए। देन वी सॉ, सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास कौन है? यूएसए है, फिर स्विट्ज़रलैंड, देन फ्रांस, देन जर्मनी, देन जर्मनी के बाद में ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ये हंगरी वो वाला हंगरी नहीं है, एक तो होता है HUNGRY जिसका मतलब भूख होता है, और एक होता है HUNGARY जो कि एक देश है। तो ये वाला हंगरी की बात हो रही है अभी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। डिफरेंशिएशन आता है इसके बीच में। तो मॉडर्न स्टेट क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ डिफाइंड टेरिटरी, जिसमें कुछ ही लोगों का रूल और मनमानी चलती है। एंड नेशन स्टेट क्या होता है? अ स्टेट इन विच मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। यानी कि एक ऐसा स्टेट जिसमें सिर्फ रूलर्स की ही नहीं, सिटीजन्स की भी चलती हो, और वो साथ में कॉमन आइडेंटिटी और अपनी हिस्ट्री को खुश रहकर मिलजुल के शेयर करते हों। अब इस क्वेश्चन में आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो ऐड कर सकते हो। मॉडर्न स्टेट में आप लिख सकते हो दे हैव पॉलिटिकल
ऑथोरिटीज़, एंड सेकेंड जो है नेशन स्टेट में आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो दैट दे शेयर कॉमन कल्चर। ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये वाले पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने आंसर को और अट्रैक्टिव एंड अच्छा बनाने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट गिवन बाय अर्नेस्ट रेनॉन। तो अर्नेस्ट रेनॉन ने जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी, इस पर भी एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनॉन, अ नेशन इज द क्यूलमिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिविजुअल्स सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। अ नेशन इज लार्ज स्केल सॉलिडारिटी, इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइट। यानी प्लेबिसाइट से इसकी तुलना की गई है, और प्लेबिसाइट क्या होता है ये हमने अभी देख लिया था, राइट। एंड कुछ जनरल टर्म्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड विच आर एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपियन एंड प्लेबिसाइट। तो ये तीनों टर्म जो है ये हमने अच्छे से समझ ली है, आप उसको डेफिनेशन में इस तरह से लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।